तो चलेगा, ये शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम अपने एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ऑलरेडी अपने 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं और आज की क्लास में हम आगे के 3 टॉपिक कवर करेंगे। इस वाले टॉपिक को, इस वाले टॉपिक को और इस वाले टॉपिक को आज की क्लास में कवर करवाया जाएगा, ठीक है। और उसकी अगली क्लास में बचे हुए 2 टॉपिक करेंगे और पार्ट ए वाला एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते, लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए जी, आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वर्कफोर्स क्या है, लेबर फोर्स क्या है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। तो सबसे पहले आप जानेंगे वर्कफोर्स क्या है, और वर्कफोर्स लिखा हुआ है जी आगे, ये रहा। देखो भाई, वर्कफोर्स क्या होता है? एक देश के अंदर जो भी लोग काम करना चाहते हैं और उन्हें काम मिल भी गया, काम कर भी रहे हैं, बेटा उसी को वर्कफोर्स कहते हैं। मैं आपके लिए सिंपल भाषा में ऐसा भी बोल सकता हूं कि एक देश में जितने भी वर्कर्स हैं, आप सभी वर्कर्स को जोड़ दो, आप उनको इकट्ठा वर्कफोर्स बोल सकते हो। तो वर्कफोर्स में केवल वो लोग आते हैं जो एक्चुअल में कोई ना कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्चुअल में कोई ना कोई काम कर रहे हैं, खाली नहीं बैठे, बेरोजगार नहीं बैठे। तो क्या लिखा है जी? द नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड, जिनके पास रोजगार है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आर नोन एज वर्कफोर्स। कि एक देश में एक निश्चित समय पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जिनके पास भी रोजगार है, हम उनको वर्कफोर्स बोलते हैं। बोलता है इट इंक्लूड्स ऑल दोस पर्सन हु आर एक्चुअली एंगेज इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। इसमें वो सभी लोग आते हैं जो किसी ना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगे हैं, जो कोई ना कोई काम कर रहे हैं, उसको बेटा बोलते हैं वर्कफोर्स। अब इसका फॉर्मूला क्या है अभी बताऊंगा, रुको जरा सब्र करो, ठीक है जी। देखो भाई साहब, अब लेबर फोर्स क्या होता है, वर्क फोर्स का तो मीनिंग समझ में आ गया, ठीक है। अब लेबर फोर्स के फॉर्मूले में वर्क फोर्स तो आता ही आता है। मतलब जरा समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वो लोग जो काम करना चाहते हैं, जिनके पास काम है, जिनके पास रोजगार है, उसको बोलते हैं वर्क फोर्स। बट मैं उन्हीं में ऐसे लोग भी शामिल कर दूं जो काम तो करना चाहते हैं बट काम नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, जॉब नहीं मिली, ऐसे लोग को बेटा बोलते हैं अनएम्प्लॉयड पीपल, बेरोजगार लोग। तो जब मैं अपने वर्कफोर्स में ऐसे लोग ऐड कर देता हूं जो बेरोजगार है, काम ढूंढ रहे हैं, काम की तलाश में है बट काम नहीं मिल रहा, तो जब मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो बेटा वो बन जाता है लेबर फोर्स। अरे क्या बन जाता है बेटा? लेबर फोर्स। तो देखो, जब मैंने वर्कफोर्स में किसको जोड़ा? अनएम्प्लॉयड पीपल को, बेरोजगार लोग को। वर्कफोर्स क्या होता है? तो जो लोग काम कर रहे हैं उसको बोल दिया वर्कफोर्स, और पर्सन सीकिंग वर्क, जो लोग काम ढूंढ रहे हैं, काम नहीं मिला, वो हो गए बेरोजगार लोग। दोनों को जोड़कर बन जाता है लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स क्या होता है जी? ऑल पर्सन, वे सभी लोग, हु आर वर्किंग, जो काम कर रहे हैं, जिनके पास जॉब है, प्लस इसके अलावा एंड नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहे बट विलिंग टू वर्क, काम करना चाहते हैं। तो वो सभी लोग जो काम कर रहे हैं प्लस काम नहीं कर रहे बट काम करना चाहते हैं, तो उसको लेबर फोर्स में शामिल किया जाता है। अन्य शब्दों में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि लेबर फोर्स क्या है? तो लेबर फोर्स इज द टोटल ऑफ, ये टोटल है किस चीज का? एम्प्लॉयड पीपल का, जो लोग काम कर रहे हैं वो, और अनएम्प्लॉयड पीपल का, जो लोग काम नहीं कर रहे बट काम करना चाहते हैं। समझ में आ गया? तो इसको क्या बोला गया है जी? इसको लेबर फोर्स बोला गया है। तो आपके सामने वर्कफोर्स क्लियर है, लेबर फोर्स क्लियर है, और अनएम्प्लॉयड पीपल क्या होता है आपको पता ही है। अब देखो, अब नेक्स्ट है बच्चों, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है? तो उसका सिंपल सिंपल मतलब निकलता है कि एक देश के कितने लोग लेबर है। जब हम बोलते हैं लेबर, तो लेबर और वर्कर में अंतर है। वर्कर वो जो काम कर रहा है, और लेबर वो जो काम कर रहा है वो भी, जो काम नहीं कर रहा बट करना चाहता है वो भी, उसको लेबर कहते हैं। तो बोलता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है? तो देश की टोटल जनसंख्या में से, देश की टोटल जनसंख्या में से
कितनी लेबर फोर्स है, कितने लेबर है, जब मैं इनकी परसेंटेज निकाल लेता हूं या जब मैं इनका रेशियो निकाल लेता हूं, उसी को लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहा जाता है। क्या बोलता है जी? द रेशियो ऑफ, रेशियो निकाल दो, इट मींस डिवाइड कर दो किसको? लेबर फोर्स को। किससे? टोटल पॉपुलेशन से। तो लेबर फोर्स को टोटल पॉपुलेशन से जब डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद जो परसेंटेज निकल के आती है उसको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहा जाता है। समझ में आ गया? तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया जी? लेबर फोर्स अपॉन में टोटल पॉपुलेशन इनटू में 100। ठीक है। अब एक बात ये भी समझ लो, जब भी हम लेबर फोर्स की बात करें, वर्क फोर्स की बात करें या बेरोजगार लोगों की बात करें, तो इसमें एक एज क्राइटेरिया है। और वो एज क्राइटेरिया क्या है कि इंडिया में उन्हीं को लेबर माना जाएगा या उन्हीं को वर्कर माना जाएगा या उन्हीं को बेरोजगार माना जाएगा जिनकी उम्र 15 से 60 साल के बीच है। 15 साल से छोटे बच्चे और 60 साल के ऊपर से बुजुर्गों को हम लेबर फोर्स में, वर्क फोर्स में या बेरोजगारों की संख्या में शामिल नहीं करते। ठीक है। तो एज क्राइटेरिया क्या है जी? 15 से 60 साल वाला एज क्राइटेरिया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्क फोर्स का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। अब देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा। ठीक है। तो फॉर्मूला कुछ नया नहीं है, यही से फॉर्मूला बना है। देखो, लेबर फोर्स इज इक्वल टू वर्क फोर्स प्लस अनएम्प्लॉयड पीपल है। मैं बोलूं वर्क फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे कि वर्क फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा जी? तो वर्क फोर्स ऐसे ही रहने दो। अगर ये अनएम्प्लॉयड पीपल इस साइड जाके माइनस हो जाए तो वर्क फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या बनेगा बताओ? वर्क फोर्स का फॉर्मूला बनेगा लेबर फोर्स और इस साइड आके माइनस अनएम्प्लॉयड पीपल। तो लेबर फोर्स में से जब अनएम्प्लॉयड पीपल माइनस कर देते हैं तो क्या बचता है जी? वर्क फोर्स बच जाता है। और इसी प्रकार अगर मैं बोलूं बताओ अनएम्प्लॉयड पीपल का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो उसको ऐसे ही रहने दो। अब लेबर फोर्स में से इस साइड ले आओ वर्क फोर्स, वर्क फोर्स माइनस कर दूंगा तो लेबर फोर्स में से माइनस कर दूंगा वर्क फोर्स, तो अनएम्प्लॉयड पीपल का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। तो वो यहां पे लिखा है कि वर्क फोर्स बराबर लेबर फोर्स माइनस अनएम्प्लॉयड पीपल, या फिर अनएम्प्लॉयड पीपल बराबर लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। ठीक है जी। चलिए, अब उसकी अगली टर्म है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बेरोजगारी दर क्या होता है? तो एक देश में कितने परसेंट लोग बेरोजगार हैं, आप उसको निकाल लीजिए, उसी को अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहते हैं। बट यहां पे एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, और वो ध्यान ये रखना है कि आप जब भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालेंगे तो अपॉन में बच्चों को लगता है कि टोटल पॉपुलेशन आएगा, कि कुल जनसंख्या में से कितने लोग बेरोजगार हैं। ऐसा नहीं होता। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को निकालने के लिए डिवाइड में कभी भी टोटल पॉपुलेशन नहीं, लेबर फोर्स आता है। क्योंकि टोटल पॉपुलेशन को लिखना थोड़ा गलत होता है, बिकॉज टोटल पॉपुलेशन में सब लोग आ जाते हैं। जिनकी उम्र 15 साल से कम है वो भी आते हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है वो भी आते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिनकी उम्र तो चलो ठीक है 15 से 60 के बीच है, बट वो वास्तविकता में काम करना चाहते ही नहीं है, लेकिन आप उन्हें तब भी बेरोजगार बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अक्षय कुमार भाई साहब है, अब उनका जो लड़का है, ठीक है, उनका जो लड़का है, क्या उसको कोई जॉब करने की या काम करने की नीड है? भाई नहीं है। घर में ऑलरेडी इतना पैसा पड़ा हुआ है, भाई पापा ने इतना पैसा कमा रखा है, उसे काम करने की नीड नहीं है। क्या आप उसे बेरोजगार बोल दोगे कि कुछ काम नहीं कर रहा? आप उसे बेरोजगार नहीं बोल सकते। क्यों? बिकॉज उस बंदे को काम करने की नीड ही नहीं है ना भाई। तो इसी वजह से टोटल पॉपुलेशन में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो काम करने की या तो एज में नहीं है या काम करना चाहते नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है। तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट को निकालते समय हम कभी भी टोटल पॉपुलेशन का बेस नहीं लेते, हम हमेशा लेबर फोर्स का बेस लेंगे। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इनटू में 100। ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला होता है। ठीक है। क्या बोलता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट मींस द परसेंटेज ऑफ द लेबर फोर्स दैट इज विलिंग एंड एबल टू वर्क बट डज नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। कि लेबर फोर्स में से वो लोग जो काम तो करना चाहते हैं, जो काम करने में सक्षम भी है, बट उन्हें काम ही नहीं मिल पाया, दैट इज बेरोजगार पीपल। तो लेबर फोर्स में से
कितने परसेंट लोग बेरोजगार है, उसी को अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी भैया, इतनी बात समझ में आ गई। फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला है सप्लाई ऑफ लेबर, और मैं कहना चाहूंगा सप्लाई ऑफ लेबर नाम के टॉपिक को आप काट सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। आप अगर अपनी एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो एनसीईआरटी में ये टॉपिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस टॉपिक को मैं भी नहीं पढ़ा रहा, आप भी मत पढ़ो, काट दो। इच्छा हो तो बस केवल मीनिंग पढ़ लेना, ज्यादा डीप में पढ़ने की इसको नीड नहीं है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, जॉबलेस ग्रोथ की बात करते हैं। अब ये जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। भैया खतरनाक टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा समझते हैं। देखो भाई, जॉबलेस ग्रोथ क्या है? तो जॉबलेस ग्रोथ का सिंपल सिंपल मतलब है कि एक देश की ग्रोथ तो हो रही है, एक देश आगे तो बढ़ रहा है, देश में तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, देश का जीडीपी बढ़ रहा है, बट उस लेवल का रोजगार नहीं बढ़ रहा। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी भाषा में, अगर देश में जीडीपी 10% बढ़ा तो देश में रोजगार, एम्प्लॉयमेंट भी तो 10% बढ़ना चाहिए था। लेकिन जब जीडीपी के लेवल में, ग्रोथ के लेवल में रोजगार नहीं बढ़ता, कि ग्रोथ तो बहुत हो रही है, देश तो बहुत आगे जा रहा है, लेकिन उस लेवल का देश में जॉब नहीं है, रोजगार नहीं है, तो इसी चीज को बेटा जॉबलेस ग्रोथ का नाम दिया गया है। क्या लिखा है जी? कि जॉबलेस ग्रोथ का मतलब है एक ऐसी स्थिति जहां पे एक इकोनॉमी ग्रो करती है, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, लेकिन विदाउट अ मैचिंग इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। उस स्तर का देश में रोजगार नहीं बढ़ता, उस स्तर को मैच करते हुए देश में जॉब नहीं क्रिएट होती, इसी को जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं। और ये अक्सर बच्चों होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से। जैसे जैसे देश आगे बढ़ता है, देश में नई तकनीक सामने आती है, तो उन नई तकनीक के माध्यम से काम होता है और लोग रिप्लेस हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अब एआई, आपको पता है कि इंडिया में एआई काफी चल रहा है। अब इस एआई के चलते क्या हो रहा है? बहुत से लोग अपनी जॉब खो रहे हैं। जो काम पहले एक मनुष्य द्वारा, एक ह्यूमन द्वारा करवाया जाता था, अब वो काम ह्यूमन द्वारा नहीं, वो काम जो है बच्चों मशीनों द्वारा, कंप्यूटर्स द्वारा, एआई द्वारा करवाया जा रहा है। उसी को अपन लोग बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ, कि ह्यूमन रिप्लेस हो गए, भाई तुम लोग साइड में जाओ, तुम्हारे काम की नीड नहीं है, अब काम जो है एआई करेगा। आप दूसरा एग्जांपल देखो, मैं जिस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, इसको बोलते हैं डिजिटल बोर्ड। अब एक बार अगर इंसान ने ये खरीद लिया तो उसको डस्टर, मार्कर, ठीक है, इंक, इसे खरीदने की नीड नहीं है। तो जिस इंडस्ट्री में डस्टर मार्कर बनता था, जिस इंडस्ट्री में इंक बनती थी, वो इंडस्ट्री तो बेरोजगार हो गई, वहां के लोग तो बेरोजगार हो गए, उनकी डिमांड तो कम हो गई, बिकॉज अब उनकी नीड ही नहीं है। तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि यहाँ पे आपको सब चीज मिलेगी, डस्टर भी, इंक भी, पेन भी, अलग अलग टाइप के पेन आपको मिलेंगे। सो ये है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जिसकी वजह से लोग जॉब खोते हैं, लोग बेरोजगार होते हैं, ठीक है। जहां पे जो है मशीन लेबर को रिप्लेस कर देती है। और इसकी शुरुआत हुई है बच्चों 1991 से, जब देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म अपनाए गए। तब से इंडिया ने जॉबलेस ग्रोथ को एक्सपीरियंस करना शुरू किया, बिकॉज 1991 में जब हमने बाहर वाली कंपनीज को, बाहर के इन्वेस्टर्स को इंडिया में आने की परमिशन दी ग्लोबलाइजेशन के चलते, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर इंडिया में आए, अपने साथ नई तकनीक लेकर आए, एडवांस तकनीक लेकर आए, जिसकी वजह से प्रोडक्शन तकनीक के माध्यम से हुआ और लोग बेरोजगार हो गए, ठीक है। बोलता है जो बड़ी बड़ी एमएनसीज इंडिया में आई, मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आई, तो वे एडवांस और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी लेकर आई, जिसकी वजह से आउटपुट भी बढ़ा, प्रोडक्शन भी बढ़ा, विथ फ्यूअर वर्कर, की वर्कर कम चाहिए और उससे आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, बिकॉज काम कौन करेगा? काम मशीनें करेगी। एज ए रिजल्ट, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ राइजेस फास्टर देन जॉब क्रिएशन, कि देश में जो ग्रोथ हुई उसकी स्पीड काफी बढ़ गई। जिस दर से, जिस स्पीड से जॉब नहीं बढ़ रही थी, उससे ज्यादा स्पीड से देश की ग्रोथ होने लग गई, जिसकी वजह से देश में बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो गई, गरीबी की स्थिति पैदा हो गई और देश में ग्रोथ होती रही, कि देश तो ग्रो कर रहा है
लेकिन बेरोजगारी या गरीबी देश में बढ़ती जा रही है, बिकॉज काम मशीनों के माध्यम से हो रहा है, काम मनुष्य के माध्यम से नहीं हो रहा। इसी को जॉबलेस ग्रोथ बोला गया है। ठीक है, अब ये आपकी एनसीईआरटी का चार्ट है। ठीक है, होपफुली आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा होगा। ये आपकी एनसीईआरटी का चार्ट है। ठीक है, ब्राइटनेस भी पूरी है। हाँ जी, सुनिए, तो यहाँ पे बोला गया आपकी एनसीईआरटी में कि एक इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है वो दो है। दो तरह के इंडिकेटर है जो एक देश की ग्रोथ को दर्शाते हैं। सबसे पहला डेवलपमेंट इंडिकेटर है ग्रोथ ऑफ जीडीपी, जीडीपी, और दूसरा है ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। समझिए, एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है या एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कि एक देश की ग्रोथ के इंडिकेटर क्या है, तो बोलेंगे एक देश की ग्रोथ के दो इंडिकेटर है, एक जीडीपी होता है और एक एम्प्लॉयमेंट होता है। अब ये जो आपको चार्ट दिखाया गया है, ये आपको चार्ट आजादी से लेके 2023 तक का चार्ट आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। जो ऊपर ब्लू वाली लाइन है वो जीडीपी को दर्शाती है, जबकि जो नीचे आपकी ऑरेंज वाली लाइन है वो देश के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट को दर्शाती है। अब आप इस चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे, आपको पता है पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा। जैसे लास्ट क्लास मैंने करवाया था, टेबल बनी हुई आ जाएगी, टेबल को एनालाइज कीजिए, टेबल को ऑब्जर्व कीजिए। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है पेपर में ये पूरा चार्ट बना हुआ आ जाए, ये पूरा डायग्राम बना हुआ आ जाए और आपसे बोला जाए इस डायग्राम को, इस चार्ट को एनालाइज कीजिए, ये डायग्राम क्या कहना चाह रहा है इसको बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, एनसीईआरटी का ही जो है चार्ट है। ठीक है, तो आइए मैं इसको समझाने का ट्राई करता हूं। देखो भाई, लिख रखा है मैंने हर चीज, आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है। तो आप बताएंगे स्टार्टिंग में कि 1951 से 2023 तक इंडिया का जो जीडीपी है वो तो लगातार बढ़ रहा है। कैसे? फास्टर देन एम्प्लॉयमेंट से, एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा। आप खुद देखो ध्यान से, ये ब्लू वाली लाइन ऊपर है तो ये दर्शाती है कि भाई जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा है, जबकि ऑरेंज वाली लाइन उसके नीचे है, ये दर्शाता है देश में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट कम है। इट मींस जीडीपी बढ़ा है ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है कम, इसीलिए ये ऑरेंज वाली लाइन नीचे है, ब्लू वाली लाइन ऊपर है। ठीक है, अब आगे बोलता है कि एम्प्लॉयमेंट की जो ग्रोथ है वो आमतौर पे 2% से कम है। आप खुद देख सकते हैं इस पूरे चार्ट में जो जीडीपी सॉरी एम्प्लॉयमेंट की जो ग्रोथ है, मतलब ये मान लीजिए कि 2% से ज्यादा रोजगार नहीं बढ़ा, कहीं कहीं 2% से ज्यादा हुआ होगा, बट यहां पे मैंने क्या बोला है, यहां मैंने बोला है जनरली, आमतौर पर देखा जाए तो 2% से कम ही है। एक दो जगह 2% से ज्यादा रोजगार क्रिएट हुआ होगा। जैसे कि देखो यहां पे लिखा है 2.03, तो ये 2 से ज्यादा है। यहाँ पे 2.28 और यहाँ पे 3.2। इसके अलावा कहीं पर भी रोजगार 2% से ऊपर नहीं हुआ, तो आमतौर पर इंडिया में रोजगार के बढ़ने की दर 2% से कम बताई गई है। उसके बाद ये चार्ट और क्या शो करता है, तो ये चार्ट शो करता है कि देयर वाज ऑलवेज अ फ्लक्चुएशन इन जीडीपी। जीडीपी में हर बार फ्लक्चुएशन, देखो ना, जीडीपी कभी बढ़ा कभी घटा, फिर कभी और बढ़ा, फिर एकदम से घट गया, फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर घटा। इसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन, कि जीडीपी एक कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ा। जीडीपी कभी बढ़ा है कभी घटा है, कभी बढ़ा कभी घटा। तो जीडीपी के अंदर भी आपको जो हमेशा फ्लक्चुएशन देखने को मिली है। और आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, तो हमने और ऑब्जर्व ये किया कि इन द लेट 1990s, अगर आप 1990s के लेट मतलब अंत की बात करेंगे, इट मींस हम बात कर रहे हैं इस समय की। ठीक है, तो आप देख पाएंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म लेड टू रैपिड जीडीपी ग्रोथ बट डिक्लाइनिंग एम्प्लॉयमेंट रिजल्टिंग इन जॉबलेस ग्रोथ। समझो ये क्या कह रहा है, ये जो हम बच्चों बात कर रहे हैं, हाँ जी सॉरी, हाँ जी, ये जो हम बात कर रहे हैं, हम लेट 1990s की बात कर रहे हैं, मतलब कि हम यहां की बात कर रहे हैं। आप खुद देखो कि यहां से जब देश में, ये वो समय है 1990 के आसपास का, जब देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म अपनाया गया था। अब यहां पे आप देखो कि कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म अपनाने के बाद जीडीपी एकदम ऊपर चला गया और देखो जॉब नीचे आ गई। यही तो बोल रहा है कि जॉबलेस ग्रोथ यहां से देखने को मिली कि जीडीपी ऊपर गया। अरे जीडीपी ऊपर गया
तो थोड़ी जॉब भी ऊपर जानी थी। जॉब ऊपर जाने की बजाय देखो 1.89 से घट के 1.5 हो गई। तो वही बोल रहा है कि यही से हमने जॉबलेस ग्रोथ को एक्सपीरियंस करना जो है शुरू किया। ठीक है, द गैप बिटवीन जीडीपी एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाज वाइडेस्ट, और एक गैप बढ़ता रहा, और 2005-10 के बीच ये गैप सबसे ज्यादा हो गया। आप देखो 2005-10 में ये गैप सबसे ज्यादा हो गया, जहां पे जीडीपी सबसे ज्यादा था 8.7%, और जहां पे रोजगार सबसे ही कम थी, कितनी, 0.28%। तो समय के चलते चलते हमें ऐसा भी देखने को मिला जॉबलेस ग्रोथ में कि जीडीपी बहुत बढ़ गया और रोजगार बहुत कम हो गया। तो वही बात यहां बोली गई है कि जीडीपी बढ़ के 8.7 अपने पीक पर पहुंच गया, और एम्प्लॉयमेंट इतिहास में सबसे कम 0.28 हुई, इससे कम कभी नहीं हुई। फिर उसके बाद 2010 के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि ये गैप हौले हौले कम होने लग गया, देखो। और इसके बाद से ये गैप कम हो रहा है, ये जीडीपी कम हो रही है और यहां से आपका रोजगार बढ़ रहा है, तो यहां से गैप हौले हौले कम भी होने लग गया। ठीक है, और 2022-23 आखिरी की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जो है इतिहास में सबसे ज्यादा हुई, अपने इतिहास में सबसे ज्यादा हुई, 3.2% हो गई। और यहाँ पे भी हमारा जीडीपी भी काफी ठीक ठाक था, स्ट्रॉन्ग था, 7% था। तो 2023 में आखिरी में हमने ऑब्जर्व किया कि 3.2, आप देख लो कहीं पर भी एम्प्लॉयमेंट 3.2 नहीं है। तो इतिहास में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट 3.2 देखने को मिली, और यहाँ पे जीडीपी 7% है, जो कि अपने आप में ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग जीडीपी है। तो इस प्रकार से आपको चार्ट को एक्सप्लेन करना है, सारे पॉइंट एक्सप्लेन नहीं करने होते। जहां पे कुछ आपको अजीब दिखा, जहां पे कुछ ऑब्जर्व करने वाला दिखा, आपको केवल एग्जाम में वो ही लिख के आना है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आप जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जब तक मैं थोड़ा पानी पी लू जी। थैंक यू सो मच। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, से लग रहा, पहले बताओ, नहीं लग रहा, बेकार लग रहा है, मैं देख के आता हूं। चलो भाई, इस वाले क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, देखो भाई, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये है कि हैज ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट बीन कंसिस्टेंट विद जीडीपी इन इंडिया। ये बोलता है कि क्या भारत में जो रोजगार की ग्रोथ है वो जीडीपी के साथ साथ चली, तो ये तो नहीं है। भारत में रोजगार की जो ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट की जो ग्रोथ है, वो जीडीपी के साथ साथ भाई बिल्कुल नहीं चली। जॉबलेस ग्रोथ इसी को तो बोला गया कि जीडीपी अपना बढ़ता रहा और एम्प्लॉयमेंट अपनी घटती रही। तो भैया साथ साथ एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी नहीं चला। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, क्यों नहीं चला, सब लिखा हुआ है। दूसरा, डू यू थिंक दैट, क्या आपको लगता है कि पिछले 50 वर्षों में जो देश में रोजगार क्रिएट हुआ है वो कॉमेंसुरेट, इसका मतलब होता है वो मैच करता है जीडीपी ग्रोथ के साथ। तो भाई हम बोलेंगे नहीं, ये भी गलत है कि रोजगार जो जनरेट हुआ उसका लेवल मैच नहीं खाता है जीडीपी के लेवल के साथ। जीडीपी का लेवल बढ़ता रहा जबकि रोजगार का लेवल गिरता रहा, तो दोनों ने एक साथ बैलेंस होके नहीं चले। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। अब इसका जवाब कैसे देंगे आप, तो हम बोलेंगे नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं है। जो देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ वो मैच नहीं होता है जीडीपी ग्रोथ के साथ। जनरली आमतौर पे क्या होता है बताओ, जब एक देश में आउटपुट बढ़ता, आउटपुट का मतलब जीडीपी होता है, कि जब एक देश में आउटपुट बढ़ता है, जब एक देश में जीडीपी बढ़ता है, तो वो कब बढ़ता है, जब देश में अधिक रोजगार क्रिएट होगा। जब देश में रोजगार क्रिएट होगा, लोग काम करेंगे, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होगा, देश का जीडीपी बढ़ेगा। आमतौर पर ऐसा होता है और ऐसा होना चाहिए, बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं हुआ।
ठीक है, बोलता है कि पिछले 50 वर्षों में हमने डेवलपमेंट में यह देखा कि इंडिया का जीडीपी हायर देन था, किससे? एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ से। और ऐसा ही नहीं, 1990 के अंत में तो हमने ये भी देखा कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट ने घटना शुरू कर दिया, जबकि जीडीपी ने उस समय बढ़ना शुरू कर दिया। हम इसकी बात कर रहे हैं कि 1990 के बाद देखो एम्प्लॉयमेंट ने घटना शुरू कर दिया, नीचे आ गया, जबकि जीडीपी ने बढ़ना शुरू कर दिया। हमने ये चीजें भी जो है नोट करी, ऑब्जर्व करी। बोलता है ड्यूरिंग दीज डेज, इन दिनों हमने ये भी पाया कि जीडीपी ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के जो बीच का गैप है वो बढ़ रहा है। और ये दर्शाता है कि हम जो है ज्यादा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने में सक्षम तो है, लेकिन बिना किसी रोजगार के। क्यों? बिकॉज हम जो गुड्स एंड सर्विस क्रिएट कर रहे हैं वो नई तकनीक के माध्यम से कर रहे हैं। और इसी चीज को स्कॉलर्स क्या बोलते हैं? इसी चीज को स्कॉलर्स ने जॉबलेस ग्रोथ का नाम दिया है। और एक क्या होता है? तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से, हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से जो प्रोडक्शन है, ठीक है, जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं लेबर को, किससे? मशीन से, कि अब काम मशीन करेगी, अब काम लेबर नहीं करेगा। और यही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कॉज है किसका? जॉबलेस ग्रोथ का। तो आपको यही सारी बातें जो हमने पढ़ी वही आपको बना बना के लिख के आनी है। तो ये क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट है कि क्या जीडीपी ग्रोथ के साथ, सॉरी, हाँ, क्या जीडीपी एम्प्लॉयमेंट के साथ मैच खाता है? क्या पिछले 50 सालों में जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट एक साथ एक लेवल पे बढ़े? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे जी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 3 लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन बोलता है द गैप बिटवीन ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट इज वाइडनिंग। जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट के बीच का गैप बढ़ रहा है। बताओ इस फेनोमिना को हम क्या कहते हैं? भाई जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं, ठीक है, या फिर इन दी लेट 1990s, 1990s के अंत में हमने एक्सपीरियंस किया कि जो गैप है ग्रोथ ऑफ जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, वो गैप बढ़ रहा है। भाई सबने ऑब्जर्व किया, देखो ना, वही वाली बात दोबारा आ गई यार कि 1990 के अंत में गैप जो है दोनों का बढ़ने लग गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बन सकता है कि जैसे जैसे एक इकोनॉमी ग्रो होती है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन एन इकोनॉमी ऑल्सो इंक्रीज। उस देश में रोजगारों की, एम्प्लॉयड पीपल की संख्या भी बढ़ती है। लेकिन 1991 में इंडिया इस बात का एक एक्सेप्शन था, अपवाद था। मतलब ये कहानी इंडिया के केस में सेट नहीं हुई। देश में ग्रोथ तो हुई, रोजगार तो बढ़ा, सॉरी, देश में ग्रोथ तो हुई, जीडीपी तो बढ़ा, बट रोजगार नहीं बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा। तो क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हो? तो भैया हम इस स्टेटमेंट से पूरी पूरी तरह सहमत है। ठीक है, और जो हमने पढ़ा भाई वही लिख रखा है मैंने दोबारा अगेन, कि इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपनाया गया तो लेट 1990s में, तो इंडियन इकोनॉमी ने एक्सपीरियंस किया क्या? कि जीडीपी तो रैपिडली बढ़ रहा है, ग्रोथ तो रैपिडली बढ़ रही है, बट उस प्रपोर्शन में, उस अनुपात में, उस लेवल में देश में रोजगार नहीं बढ़ रहा। और इस ट्रेंड को हमने क्या नाम दिया? इसी को हमने जॉबलेस ग्रोथ का नाम दिया। ठीक है, फिर मैंने इसका मीनिंग बोल दिया कि जॉब की होता है क्या जॉबलेस ग्रोथ? तो जॉबलेस ग्रोथ एक सिचुएशन है जहां पे एक इकोनॉमी ज्यादा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर सकती है बिना किसी प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट के। मतलब उस स्तर से देश में रोजगार नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और ये होता है अक्सर टेक्नोलॉजी के इंप्रूव होने की वजह से। तो वही सारी बात रिपीट हो रही है जो कि ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखी है। तो उसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बन जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एक अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की भाई साहब जो है अपन लोग बातें कर लेते हैं। ठीक है, समझो क्या बोलता है। क्वेश्चन 3 कहता है कि जॉबलेस ग्रोथ के क्या कॉजेज है? कि एक देश में जॉबलेस ग्रोथ हो रही है तो इसके पीछे के कुछ रीजंस तो होंगे। तो हाँ बिल्कुल है। जॉबलेस ग्रोथ का फर्स्ट रीजन है बच्चों
सेक्टोरल इम्बैलेंस। अब सेक्टोरल इम्बैलेंस का मतलब होता है कि जो हमारे देश के 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, उनमें बैलेंस ना होना। क्या बोलता है कि इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी रहा है, मतलब एग्रीकल्चर वाला देश रहा है, विद अ मेजर शेयर ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, जहां पे बहुत से लोग जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अधिकांश जनसंख्या इंडिया में अपने जीवन यापन के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है। हाउएवर, अब हुआ क्या था, जब इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपनाया गया था, समझना बात को बहुत ध्यान से, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे और सर्विस सेक्टर पे ध्यान दिया गया था ज्यादा, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर पे रिफॉर्म्स के समय पे ध्यान नहीं दिया गया था। और ये तो आप भी बात जानते हो, एलपीजी वाले चैप्टर में हमने पढ़ रखा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को इग्नोर कर दिया गया था, सॉरी सॉरी सॉरी, एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर कर दिया गया था। एंड नॉट इवन एग्रीकल्चर, आपको पता है एलपीजी पॉलिसी में एग्रीकल्चर सेक्टर को और इंडस्ट्रियल सेक्टर को, दोनों में से किसी भी सेक्टर को ज्यादा बेनिफिट नहीं मिले थे। एलपीजी पॉलिसी का फायदा केवल और केवल सर्विस सेक्टर को मिला था। ये बात आप लोग जानते हो कि हमारे इंडिया में जो ग्रोथ हुई है वो डायरेक्ट एग्रीकल्चर से सर्विस पे हुई है कि नहीं है? याद आ रहा है आपको? कुछ पढ़ा रखा है मैंने। इंडिया ने नॉर्मल रास्ता फॉलो नहीं किया। नॉर्मल रास्ता क्या होता है एक देश की ग्रोथ का? एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से सर्विस। इंडिया की ग्रोथ कुछ अजीब रही, हम सीधे एग्रीकल्चर से सर्विस पे जंप किए हैं, हमने इंडस्ट्री पर ध्यान नहीं दिया। और एलपीजी पॉलिसी में हमने सर्विस पे काफी ध्यान दिया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक देश में जब अधिकांश जनसंख्या एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंडेंट है, अगर आप उसी पे ध्यान नहीं दोगे तो देश में बेरोजगारी तो क्रिएट होगी ना भाई। जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग जॉब करते हैं, आपने उसी सेक्टर को अच्छा नहीं किया, एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान नहीं दिया, तो बेरोजगारी का क्रिएट होना तो बनता है। तो क्या बोलता है कि हमने जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाए वो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर पर अपनाए। इवन इंडस्ट्रियल पर भी इतना ध्यान नहीं दिया था, सर्विस सेक्टर पर ध्यान दिया गया था, जिसकी वजह से ऑफरिंग लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग रहते हैं उनको रोजगार के अवसर मिल ही नहीं पाए, उनके लिए जॉब क्रिएट हो ही नहीं पाई। और इसी चीज को क्या बोला? जॉब लेस ग्रोथ बोला। क्योंकि मेनली जो जॉब क्रिएट हुई वो सर्विस में हुई, थोड़ी बहुत जॉब इंडस्ट्री में हुई, ठीक है, और देश की ग्रोथ तो हो गई, लेकिन जहां जॉब क्रिएट करनी चाहिए थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, वहां पे ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में बेरोजगारी बढ़ गई। इसी को जॉबलेस ग्रोथ बोला गया। तो पहला पॉइंट बोलता है सेक्टोरल इंबैलेंस। अल्टीमेटली सिंपल सिंपल भाषा में हमने हर सेक्टर पे ठीक से ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और सेकंड पॉइंट तो आप जानते ही हो क्या? यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नई प्रकार की तकनीक को अपनाना, ठीक है। ये बोलता है कि जब हम नई प्रकार की तकनीक को अपनाते हैं तेजी से, हम कैपिटल इंटेंसिव तकनीक को अपनाते हैं, जहां पे जो काम है वो मशीनें करेगी, काम मनुष्य नहीं करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है? लेबर की जो डिमांड है वो कम हो जाती है, ह्यूमंस की डिमांड कम हो जाती है, बिकॉज अधिकांश काम जो है मशीनों के माध्यम से करवाया जा रहा है। मशीन्स एंड कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म टास्क फास्टर एंड मोर एफिशिएंटली देन ह्यूमंस। मशीन और कंप्यूटर ह्यूमन से ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है और रोजगार भी नहीं बढ़ता, बेरोजगारी क्रिएट हो जाती है, जॉब क्रिएट नहीं हो पाती, बिकॉज काम मशीन और कंप्यूटर्स कर रहे हैं। तो ये दो रीजंस है जो जॉबलेस ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। तो पेपर में अगर आ जाए कि जॉबलेस ग्रोथ के पीछे के रीजंस क्या है, आप ये दो लिखकर आएंगे। ये रीजंस शायद मेरे ख्याल से आपके नोट्स में नहीं है, अगर आपके नोट्स में है तो अच्छी बात है, अगर नोट्स में नहीं है तो भैया वीडियो पॉज करके आप इसको जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4, टू डेवलपमेंट इंडिकेटर बताओ कौन कौन से है? तो हमने पढ़ा था एक डेवलपमेंट इंडिकेटर एम्प्लॉयमेंट होता है और एक डेवलपमेंट इंडिकेटर जीडीपी होता है, ठीक है। चलिए, तो आपका टॉपिक नंबर
टॉपिक नंबर 5 भी कवर हो गया और अब हम पढ़ेंगे आज की क्लास का आखिरी टॉपिक, लास्ट टॉपिक, जिसका बच्चों नाम है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अब ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है कि कैजुअल वर्कर क्या होते हैं, रेगुलर सैलरीड वर्कर क्या होते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर क्या होते हैं। अगर आपको ये तीनों आता है तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए जी, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या होता है। तो सुनो, जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पीपल या रेगुलर सैलरीड पीपल कम होने लग जाते हैं या लोग यहां से कैजुअल वेज की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, उसको कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कहते हैं। आप सिंपल सिंपल भाषा में ऐसे बोल लो, देश में कैजुअल वेज वर्कर्स का बढ़ना, इनकी संख्या का बढ़ना, देश में कैजुअल वर्कर्स का ज्यादा होना और देश में सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर रेगुलर सैलरीड वर्कर्स का कम होना। कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में कम लोग हैं, सैलरी वाली जॉब में कम लोग हैं और कैजुअल वर्कर देश में बढ़ रहे हैं। अब तो ऐसे 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 बोल सकते हैं कि लोग यहां से यहां पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। सिंपल सिंपल भाषा में एक देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी में, एक देश की प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कैजुअल वर्कर्स का इंक्रीज होना, कैजुअल वर्कर्स का बढ़ना ही कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कहलाता है। क्या मीनिंग है जी? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। जब लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट से मूव होते हैं किसकी तरफ, कैजुअल वेज वर्क की तरफ, तो इसी को कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कहा जाता है। ठीक है जी, तो मीनिंग समझ में आ गया। अब ये एनसीईआरटी में आपकी लाइन लिखी है एक, कि कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स मेक्स वर्कर हाईली वल्नरेबल टू एनी सोशियो इकोनॉमिक चेंज। यह बोलता है कि जब कभी भी देश में कुछ भी परिवर्तन आता है, जब भी देश के समाज में कैसा ही परिवर्तन आता है, तो सबसे ज्यादा बुरी स्थिति जो है वो कैजुअल वर्कर्स की हो जाती है। कैजुअल वर्क लेवल का बच्चों मतलब होता है बुरी सिचुएशन, बैड स्थिति, बैड सिचुएशन। तो बोलता है कि कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, या आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो कैजुअल वर्कर है वो एक देश में काफी बैड कंडीशन में, बैड स्थिति में, बैड सिचुएशन में काम करते हैं। उनके पास काम करने के अच्छे साधन नहीं होते, अच्छे अधिकार नहीं होते, उनके पास अच्छी जॉब नहीं होती। ठीक है, ये इस लाइन का मतलब है। तो क्या बोलता है, पढ़ते हैं कि जो कैजुअल वर्कर है वो अक्सर जो है बहुत ही बुरी वर्किंग स्थिति में काम करते हैं। बोलता है कैजुअल वर्कर के लिए जो राइट्स ऑफ द लेबर है वो भी प्रॉपरली नहीं होते। मतलब कैजुअल वर्कर, एक मिनट, कैजुअल वर्कर जानते हो ना, सब्जी बेचने वाला, बाल काटने वाला, मोची है, घर घर जाके सामान बेचने वाला, पेंट करने वाला, मिस्त्री है, ठीक, कारपेंटर है, ठीक है, मैकेनिक है, इनको बोलते हैं कैजुअल वर्कर। ठीक है, तो बोलता है कि कैजुअल वर्कर के लिए जो है उनके लिए प्रॉपर अधिकार भी नहीं है। कैजुअल वर्कर को प्रॉपर लेबर लॉ के माध्यम से सुरक्षा भी प्रदान नहीं होती। लेबर लॉ होते हैं जो लेबर के लिए बनाए गए सरकार द्वारा कानून है, जिससे लेबर्स को, ऑफिस में काम करने वाले वर्कर्स को, ऐसे लोगों को जो सुरक्षा मिल सके, इनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, इनका शोषण ना हो। लेकिन कैजुअल वर्कर जो होते हैं उन्हें ऐसे कोई ज्यादा अधिकार नहीं मिलते हैं, उनका शोषण होता है, वो पढ़े लिखे कम होते हैं, वो अपने हक के लिए ज्यादा लड़ नहीं पाते। तो वही बोलता है कि कैजुअल वर्कर के लिए जो उनके अधिकार है, उनके अधिकार की प्रॉपर सुरक्षा भी नहीं हो पाती लेबर लॉ द्वारा। बोलता है सच वर्कर फेस अ कॉन्टिन्यूड थ्रेट टू जॉब सिक्योरिटी। ऐसे वर्कर को हमेशा काम से निकाले जाने का डर होता है। इनकी कोई परमानेंट जॉब या परमानेंट सैलरी नहीं होती। इनको डर होता है कि मुझे काम से निकाल ना दे, मुझे काम से भगा ना दे। इनकी एक गलती से लोग इन्हें काम पे निकाल देते हैं और इवन इनकी कई बार पेमेंट भी नहीं करते हैं। ठीक है, दे मे ऑल्सो नॉट बी एंटाइटल्ड टू अ रेगुलर इनकम। इन्हें कोई रेगुलर इनकम भी नहीं मिलती और इन्हें कोई सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट जैसे कि पेंशन वगैरह, प्रोविडेंट फंड वगैरह,
इनको ऐसी सुविधाएं भी प्राप्त नहीं होती। तो वही जो ऊपर लाइन बोली थी कि कैजुअल वर्कर जो है वो काफी बुरी कंडीशन में काम करते हैं, एक देश में काफी बेकार स्थिति में काम करते हैं, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, आप ये लिखकर आएंगे, ठीक है जी। और ये सारी बातें आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मीनिंग समझ में आ गया आपको कैजुअल वर्कर्स का, और कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मीनिंग भी पल्ले पड़ गया कि जब लोग जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से और रेगुलर सैलरी से शिफ्ट होते हैं कैजुअल वर्क की ओर, उसी को कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसके पीछे के रीजंस लगा लो, इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं कि कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स के पीछे के कॉजेस क्या है, इसके पीछे के कारण क्या है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि कैजुअल वर्कर देश में बढ़ रहे हैं, कैजुअल वेज वर्कर देश में अधिक हो रहे हैं, रेगुलर सैलरी कम हो रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कम हो रहे हैं। तो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स के पीछे के कॉजेस क्या है, हमको वो जानना है, उसके पीछे के रीजंस क्या है। तो 1 2 3 4 चार पॉइंट आपको पढ़ाए जाएंगे। क्या बोलता है, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स हैज बिकम अ पेरेनियल प्रॉब्लम। पेरेनियल प्रॉब्लम का बच्चों मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम, काफी लंबे समय से चलने वाली प्रॉब्लम, ठीक है, काफी लंबे समय से चलने वाली प्रॉब्लम को बोलते हैं पेरेनियल प्रॉब्लम। तो बोलता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स एक बहुत ही बड़ी समस्या, एक लंबे समय से चलने वाली समस्या बन चुका है। क्यों, पहला देखो बहुत सारे छोटे किसान या बहुत सारे मार्जिनल फार्मर, मतलब होता है मीडियम किसान, बीच के किसान, आर अनेबल टू अर्न एनफ फ्रॉम एग्रीकल्चर कि ये एग्रीकल्चर से ज्यादा कमा नहीं पाते, एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी ग्रोथ नहीं, इतनी जॉब नहीं है, और ये लोग अक्सर जो है काम की तलाश में शहर आ जाते हैं। आप देखते भी होंगे कि गांव के बहुत सारे लोग आजकल खेती बाड़ी ना करके अपने काम की तलाश में शहर में आ जाते हैं। अब क्योंकि गांव के लोगों में इतनी स्किल्स नहीं होती, इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको शहर में कोई रेगुलर सैलरी वाली जॉब तो मिलती नहीं है, तो वो शहर में फैक्ट्री में या छोटे मोटे कोई मिस्त्री बन गया, कोई पेंटर बन गया, कोई मैकेनिक बन गया, वो छोटे मोटे काम करते हैं, इट मीन कैजुअल वेज वाले काम करते हैं। तो ये हो गया रीजन नंबर 1 कि छोटे किसान और मीडियम किसान एग्रीकल्चर से ज्यादा कमा नहीं पाते, बिकॉज एग्रीकल्चर में ज्यादा इनकम नहीं है, जिसकी वजह से वो शहर की तरफ मूव हो जाते हैं और कोई भी कैजुअल काम करने लग जाते हैं सर्वाइव करने के लिए, और जो भी पैसा कमाते हैं थोड़ा थोड़ा पैसा अपने घर में, अपने गांव में परिवार वालों को भेजते रहते हैं। तो रीजन नंबर 1 क्या हो गया बताओ, रीजन नंबर 1 हो गया सिंपल सी भाषा में एग्रीकल्चर सेक्टर का ज्यादा डेवलप ना होना, ठीक है। सेकंड रीजन क्या है, देखो भाई बोलता है देयर इज स्लो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो फॉर्मल सेक्टर है, उसकी ग्रोथ काफी स्लो है, ठीक है। दिस सेक्टर इज नॉट जनरेटिंग इनफ परमानेंट जॉब। अच्छा समझते हो वैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर या फिर फॉर्मल सेक्टर होता क्या है, इट मीन्स मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैं बात कर रहा हूं कंपनीज वगैरह की, जहां पे प्रॉपर टाई फाई पहन के बंदा काम करने आता है, मैं कंपनीज की ऑफिस की बात कर रहा हूं। तो बोलता है कि आज की डेट में ज्यादा कंपनीज नहीं खुल रही है, ज्यादा ऑफिस नहीं खुल रहे हैं, या उनमें ज्यादा काम नहीं है, उनमें परमानेंट जॉब नहीं है, बिकॉज अगर खुल भी रहे ना कंपनी ऑफिस, तो आजकल मोस्टली काम जो है एआई कर देता है, या मोस्टली काम मशीनों द्वारा करवा लिया जाता है, ज्यादा वर्कर्स की नीड नहीं होती, कम लोगों में भी एक अच्छी खासी कंपनी जो है चल जाती है। तो बोलता है कि आजकल कंपनीज वगैरह में ऑर्गेनाइज सेक्टर में ग्रोथ काफी स्लो है, ये सेक्टर ज्यादा परमानेंट जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे, बिकॉज यहाँ पे जॉब ही नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे पीपल जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में जा रहे हैं और कोई भी कैजुअल काम कर रहे हैं, जहां पे उन्हें जो है मैनुअल वर्क करना पड़ता है, ठीक है। कोई वही मिस्त्री बन गया, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई मैकेनिक बन गया, ठीक है, कोई किसी की दुकान पे काम कर रहा है, तो ऐसे काम कर रहे हैं क्यों, बिकॉज कंपनीज में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऑफिस में ज्यादा जॉब ही नहीं है। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ नहीं है,
सेकंड पॉइंट बोला, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, इनफॉर्मल सेक्टर में, कंपनीज में, ऑफिस में ज्यादा ग्रोथ नहीं है, परमानेंट जॉब नहीं है, वहां पे मोस्टली काम कंप्यूटर के माध्यम से, मशीन के माध्यम से और एआई के माध्यम से करवा लिया जाता है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट बोला गया है, थर्ड पॉइंट बोला गया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स फ्रॉम लार्ज इंडस्ट्री इन अर्बन एरिया हैज शिफ्टेड द स्टेटस ऑफ रेगुलर वर्कर्स टू कैजुअल वर्कर। बोलता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में वर्कर को डिस्प्लेस कर देते हैं, वर्कर को काम से निकाल देते हैं। क्यों? बिकॉज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ठप हो रही है। वो एग्जांपल दिया कि मैं जिस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, ये डिजिटल बोर्ड है, अब इस बोर्ड को इस बोर्ड पे अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा इंक का खर्चा, डस्टर का खर्चा और मार्कर का खर्चा मेरा बच गया। ठीक है, इवन व्हाइट बोर्ड भी खरीदने की नीड नहीं है। तो जो इंडस्ट्री इंक, डस्टर, मार्कर, व्हाइट बोर्ड बनाती है, वो इंडस्ट्री में डिमांड कम हो गई ना। अब वो इंडस्ट्री इंक, व्हाइट बोर्ड, डस्टर, मार्कर कम बनाएगी, और जब कम बनाएगी तो क्या करेगी? अपने वर्कर को डिस्प्लेस कर देगी। डिस्प्लेस मतलब होता है काम से बाहर निकाल देना। अपने वर्कर को काम से बाहर निकाल देगी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, जिसकी वजह से वो वर्कर वहां पे पहले रेगुलर काम करते थे, डेली फैक्ट्री जाते थे, इंक बनाई, बोर्ड बनाया, मार्कर बनाया, बट अब क्योंकि इन वस्तु की डिमांड नहीं है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, तो लोग को काम से निकाल दिया, और अब वो लोग जो है कोई कैजुअल वर्क कर रहे हैं, घर पे जा जाके जो है पेंट कर रहे हैं, वो जो है फर्नीचर बना रहे हैं, ठीक है, वो जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे मिस्त्री बन के काम कर रहे हैं। तो ये भी एक रीजन है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से, ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से वर्कर को डिस्प्लेस कर देना। तो ये हो गया थर्ड रीजन। ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से वर्कर को डिस्प्लेस कर देना। और चौथा और आखिरी रीजन क्या है जी? कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का। कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एंड सर्विस सेक्टर आर ग्रोइंग फास्ट। इंडिया में आज की डेट में कंस्ट्रक्शन वर्क ज्यादा हो रहा है, ट्रेड, व्यापार वाला वर्क, सामान यहां से वहां, वहां से यहां ज्यादा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन काम, भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है तो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ गया है। सर्विस सेक्टर तो आपको पता कितना आगे बढ़ रहा है। 1991 की पॉलिसी के बाद इंडिया में सर्विस सेक्टर ने एक अलग ही रफ्तार पकड़ ली है। तो बोलता है इन सब सेक्टर में मोस्टली हायर वर्कर का यूज किया जाता है, कैजुअल वर्कर का यूज किया जाता है डेली बेसिस पे या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। अब ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए, ट्रक चलाने के लिए, ये तो है नहीं मैं किसी बीटेक वाले बंदे को पकड़ूंगा, हाँ भाई बीटेक वाले बंदे ट्रक चला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए ये तो है नहीं मैं किसी पकड़ूंगा एमबीए को। तो कंस्ट्रक्शन वाला काम है, ट्रेड वाला काम है, ट्रांसपोर्ट वाला काम है, ये सारे के सारे काम कैजुअल वर्कर ही करते हैं। ठीक है, तो कैजुअल वर्कर की डिमांड इन सेक्टर में ज्यादा है, और इन सेक्टर में डिमांड ज्यादा होने की वजह से कैजुअल वर्कर की संख्या देश में बढ़ रही है। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपके सामने चौथा रीजन, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का। तो आपको मैंने 4 रीजंस पढ़ाए। तो पेपर में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आवश्यक क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और देख लो, ठीक है, और उस क्वेश्चन का आंसर यही है, मतलब क्वेश्चन यही है, वो इसको सिंपल सिंपल ऐसे भी पूछ सकता है, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स के कॉजेस क्या है, और क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स जो है एक पेरेनियल, एक लास्ट लॉन्ग, लंबे समय से चलने वाली समस्या जो है बन चुका है भारत के अंदर। तो क्या आप इससे सहमत हैं? तो हाँ, हम इससे सहमत हैं, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स के रीजंस ही बताने हैं, जो कि मैंने आपको 4 पढ़ाए। तो क्वेश्चन ये आए या क्वेश्चन ये आए, आंसर सेम रहेगा। ठीक है, तो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स वाला क्वेश्चन भी आपने कर लिया, उसके रीजंस वाला क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, आजकल आपके पेपर में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम डिपिक्टेड इन द पिक्चर एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर द सेम। बताओ पहले इस पिक्चर में आपको प्रॉब्लम क्या दिख रही है? तो पिक्चर में प्रॉब्लम दिख रही है कि ये जो ऑफिस वर्कर है, ये जो शॉप ओनर है, देखो बना हुआ है एरो, ये शिफ्ट हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं जी? शिफ्ट हो रहे हैं। इस कैश, ये सारे काम कौन से है?
ये सारे काम कैजुअल वर्क है। देखो, कोई डिलीवरी बॉय बन गया, कोई कपड़े धो रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, तो ये शो कर रहा है कि ऑफिस वर्कर इट मींस रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय, शॉप ओनर इट मींस सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल शिफ्ट हो रहे हैं इस सेक्टर की ओर। तो ये कौन सी प्रॉब्लम है? ये है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। और इसके पीछे के रीजंस पूछे हैं, तो वो तो देखो मैंने आपको पढ़ा दिए। तो आपको यही सब लिख के आना है, पहले प्रॉब्लम पहचानो और उसके पीछे के फिर आप ये रीजंस लिख के आएंगे। ठीक है जी, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, फिर हमें टेबल भी पढ़नी है एक, फिर खत्म हो जाएगा। चलो भाई, 2 स्लाइड्स और है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग यहाँ पे ये नहीं आएगी, ठीक है, हेडिंग ये गलत है बेटा। लो, मैंने हेडिंग जो है काट दी। कट गई ना? नहीं कटी? लो, और काट दो, ले बेटा, सीखना पड़ेगा उसको चलाना। हाँ भाई, हेडिंग काट दी, हेडिंग हमारी ये नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुका है, तो आइए एक बार इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं, देन आगे बढ़ लेंगे। बोलता है, इन रिसेंट टाइम, हाल ही के समय में इंडियन इकोनॉमी ने जो है प्रॉब्लम फेस करी, ठीक है, एक्सपीरियंस द प्रॉब्लम ऑफ कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है। और हमने प्रॉब्लम फेस करी कि इंडिया में कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स हो रहा है, कैजुअल वर्कर बढ़ रहे हैं, ठीक है। दिस प्रॉब्लम हैज ओनली बीन एग्रेवेटेड बाय द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। और ये जो प्रॉब्लम है कोविड-19 की वजह से हुई है। यस, कोविड-19 में जब सारे ऑफिस वगैरह बंद हो गए थे, जॉब वगैरह चली गई थी, तो लोग अपना जीवन यापन करने के लिए छोटे मोटे काम कर रहे थे, जिन्हें बोलते हैं कैजुअल वर्क। अब डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? क्या आप इससे सहमत हो? हाँ जी, सहमत तो है। तो कोई भी 2 डिसएडवांटेजेस बताइए, कोई भी 2 डिसएडवांटेज बताइए कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स के इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट। ऊपर स्टेटमेंट को देखते हुए कोई 2 नुकसान बताइए कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स के। ऊपर की प्रॉब्लम क्या है? कोविड-19। तो कोविड-19 को देखते हुए आपको बताना है, ठीक है। तो आंसर क्या है कि हाँ जी, मैं इस स्टेटमेंट से पूरा पूरा सहमत हूं कि इंडियन वर्कफोर्स जो है काफी कैजुअल हो रहे हैं, ठीक है, कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 भी छोड़ो, नॉर्मली कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इंडिया में बढ़ ही रहा है। कोविड-19 ने तो इस समस्या को जो है और भी ज्यादा बदतर बना दिया। कोविड-19 की वजह से कैजुअल वर्कर्स और बढ़ गए। जो लोग पहले कैजुअल वर्कर नहीं थे, अपना नॉर्मल काम कर रहे थे, अब वो भी कोविड-19 में क्या बन गए थे? कैजुअल बन गए थे। बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब खो दी थी, ठीक है, बहुत सारे लोग लॉकडाउन में बर्बाद हो गए थे और कैजुअल वर्कर्स बन गए थे। बट कैजुअल वर्कर बनने के बाद भी उन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो कैजुअल वर्कर को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आइए देखते हैं। तो पहला, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। कैजुअल वर्कर के पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। कोविड-19 में बहुत सारे कैजुअल वर्कर ने अपनी जॉब खो दी थी। देखो, जो बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या जो बंदा प्राइवेट एम्प्लॉय है, वो ऑफिस नहीं जा रहे, बट उनकी जॉब सिक्योर थी, जॉब सेफ थी। लेकिन जो बंदा मान लो घर पे पेंट करता है, अब कोविड-19 के टाइम में कोई व्यक्ति क्या अपने घर में पेंट करवाएगा? नहीं करवाएगा। या कोई व्यक्ति कोविड-19 में फर्नीचर बनवाएगा? नहीं बनवाएगा। या कोई व्यक्ति घर बनवाएगा? नहीं बनवाएगा। तो बोल रहा है कि भैया सबसे अधिक समस्या कैजुअल वर्कर को हुई कि कैजुअल वर्कर को जो है काम से निकाल दिया गया। कोविड-19 में उन्होंने जो है अपना रोजगार खो दिया, ठीक है, जिनकी वजह से उनकी इनकम का लॉस हो गया, उनके लिए जीवन जीना भारी हो गया। तो कैजुअल वर्कर को कोविड-19 में समस्या नंबर 1 फेस करनी पड़ी, उनकी जॉब चली गई। समस्या नंबर 2 क्या फेस करनी पड़ी? नो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। कैजुअल वर्कर के पास तो कोई सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट भी नहीं होते कि उनको पेंशन मिल जाए, कोविड-19 चल रहा है, उनको सरकार से पैसा मिल जाए, कोई बेनिफिट मिल जाए, नहीं जी। कैजुअल वर्कर यूजुअली डू नॉट गेट इवन। कैजुअल वर्कर तो अपना कोई हेल्थ इंश्योरेंस,
एक्सीडेंट इंश्योरेंस ये भी नहीं करवाते भाई, उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता वो इंश्योरेंस करवाए। अब कोविड 19 में कोई कैजुअल वर्कर है, अब वो घर में मान लो बीमार पड़ गया, अब उसके पास तो जॉब भी नहीं है, जॉब से निकाल दिया, बीमार पड़ गया, अब उसका खर्चा कहां से आएगा, उसका इलाज कहां से होगा, उसके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है, बंदा गरीब था, गरीब व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बोलता है कि उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं था। आगे बोलता है पेड लीव, उनके पास पेड लीव भी नहीं होती, उनके पास प्रोविडेंट फंड भी नहीं होता, उनके पास कोई सेविंग भी नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी स्थिति और बदतर हो गई। ठीक है, कोविड 19 जैसे संकट के समय, तो उस समय कैजुअल वर्कर को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कोई जॉब नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट नहीं है, कोई बंदा घर में बीमार पड़ गया तो उसका इलाज करवाने का पैसा तक नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कोविड 19 के टाइम पर ही आया था। अब एग्जाम में आने के इसके इतने चांसेस है नहीं। इस क्वेश्चन को करवाने का बस पर्पस ये था कि आपको चल जाए पता कैजुअल वर्कर के डिसएडवांटेजेस क्या है। इसके अलावा बहुत सारे और भी होते हैं, आपने पहले पढ़ रखे हैं। चलिए अब हम आखिरी क्वेश्चन करेंगे आज। ये एक टेबल है जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, सेम टेबल है एनसीईआरटी की। ट्रेंड्स इन एम्प्लॉयमेंट पैटर्न। भैया एम्प्लॉयमेंट पैटर्न को देखो, स्टेटस वाइज बात हो रही है 1972 से 2023 की, सब डेटा परसेंटेज में है। ठीक है, देखो भाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, रेगुलर सैलरी की बात करेंगे और कैजुअल वेज की बात करेंगे कि 1972 में ये सब इतने थे और 2023 में इतने हो गए। ठीक है, और आपको कुछ भी इनमें अजीब ऑब्जर्व करने को मिले तो आप जो है उसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखो भाई ये चार्ट शो करता है चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया फ्रॉम 1972 टू 2023 कि 1972 से 2023 में कैसे एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, हमें उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, वो भी 3 कैटेगरी में, कौन कौन सी में? सेल्फ एम्प्लॉयड में, रेगुलर सैलरी में और कैजुअल वेज में अपने को ऑब्जर्व करना है। अब देखो हमने यहाँ पे 4 पॉइंट ऑब्जर्व किया आपके लिए। पहला पॉइंट हमने ऑब्जर्व किया, अ क्लियर डेक्लाइन इज ऑब्जर्व इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप देखो आपको साफ साफ डेक्लाइन दिख रहा है। ठीक है, साफ साफ डेक्लाइन कैसे? आप जरा खुद देखो और जरा खुद बात को समझने का ट्राई करो। 1972 में देश में 61.4% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड में थे, जबकि 2023 में आंकड़ा घट गया, घटकर केवल 52.2% रह गया। ठीक है, अब भले ही घट के 52.2 रह गया, बट अच्छी बात यह है कि अभी भी इन सब में सेल्फ एम्प्लॉयड हो, रेगुलर सैलरी हो, कैजुअल वेज हो, इन सब में सबसे अधिक लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ही लगे हुए हैं। तो बोलता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हमें डेक्लाइन देखने को मिला, 61.4% 1972 में था, जो कि घटकर लगभग 52% हो गया रिसेंट ईयर में। रिसेंट ईयर मतलब वही 2023 में 52% हो गया। अब 52% होने के बावजूद भी येट इट इज द मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अभी भी यह रोजगार का मुख्य सोर्स है। सबसे अधिक रोजगार जो मिल रहा है वो आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ही मिल रहा है। तो यहां से आपको एक एमसीक्यू बन गया कि रोजगार का सबसे मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, आप बोलेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, आपने और क्या ऑब्जर्व किया? तो हमने ऑब्जर्व किया कैजुअल वेज एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज शार्पली। अब आप देखो ध्यान से, कैजुअल वेज 23.2 था। ठीक है, जो कि आप देखोगे 31.8 तक भी पहुंचा, 1993 में 31.8 तक भी पहुंचा। ठीक है, और उसके बाद 2023 में ये घटकर 25% हो गया। ओवरऑल देखेंगे तो 1972 से तो अल्टीमेटली ये अभी बढ़ा हुआ ही है, और इस चीज को हम लोग बोल सकते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब ही क्या होता है? कैजुअल वर्कर्स का बढ़ना। तो पहले 23.2 थे, 31.8 हुए, जो कि बहुत ही बढ़ गए थे। अब घटे, लेकिन घटने के बाद भी इससे तो ज्यादा ही है, घटने के बाद भी 1972 से तो ज्यादा ही है,
जैसे क्या बोलेंगे, जैसे क्या बोलेंगे, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो बोलता है कि 1972 में ये 23.2% था, फिर उसके बाद ये 1993-94 में अपने पीक पर पहुंचा, सबसे ज्यादा हुआ 31.8 हुआ। ठीक है, तो कि दर्शाता है किसको, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स को। हालांकि ये अब घट गया है और घटकर 25% हो गया है, बट मैं फिर भी कह रहा हूं घटकर भले ही 25 हुआ हो, बट पुराने वाले से 23.2 से अब भी ज्यादा ही है, तो ये भी कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स को ही शो कर रहा है। उसके बाद हमने इसकी बात कर ली, इसकी बात कर ली, अब इसकी बात करते हैं। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इनिशियली डेक्लाइन बट शोड अ स्टीडी राइज आफ्टर 1993-94। स्टार्टिंग में ये कम था, ठीक है, 15.4, फिर घटा 13.8, फिर और घटा 13.6, बट इसके बाद से ये बढ़ना शुरू हुआ, वही लिखा है 1993 से इसने हौले हौले बढ़ना शुरू किया, और अब तो जो है ये 2023 में बढ़कर 22.8% हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल आप देख सकते हैं ये चार्ट हाईलाइट कर रहा है कि हौले हौले शिफ्ट हो रहे हैं लोग मोर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की तरफ। ठीक है, देखो ये रेगुलर सैलरी वाला काम होता है, फॉर्मल सेक्टर वाला काम, कंपनी वाला काम, ऑफिस वाला काम, इसको बोलते हैं फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। तो हौले हौले जो लोग हैं वो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन बट कैजुअल एंड इनसिक्योर जॉब्स स्टिल फॉर्म अ सब्सटैंशियल शेयर ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। लेकिन फिर भी अगर आप देखा जाए तो कैजुअल वेज जो है, वही कैजुअल जॉब, इनसिक्योर जॉब, ये अभी भी आपकी ज्यादा ही है किससे, रेगुलर सैलरी वालों से। रेगुलर सैलरी वाली फिर भी 22.8 है, उससे तो ज्यादा ही है देश में क्या, कैजुअल वर्कर, जो कि अल्टीमेटली क्या शो कर रहा है, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स शो कर रहा है। बात समझ में आपको भाई? तो ये चार्ट हमने ऐसे एक्सप्लेन किया। अगर आपको कोई और तरीका एक्सप्लेन करने का मिलता है, आप उस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबका एक्सप्लेन करने का तरीका अपना अलग अलग हो सकता है। ठीक है, मैं तो इसलिए आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि पेपर में आ जाए तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक याद आ जाएगा कि भैया ने इसको एक्सप्लेन कैसे किया था, तो आपको भी वैसे ही करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने ये वाले चार्ट को भी एक्सप्लेन कर लिया, और आज की क्लास यहां पर हमारी समाप्त होगी। लगभग 1 घंटे के हमने लेक्चर लिया, और यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था, जो 3 टॉपिक थे, वो तीनों टॉपिक जो है बेबीज खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम इसको भी कवर कर लेंगे, इसको भी कवर कर लेंगे, और पूरा का पूरा पार्ट ए, एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे पार्ट बी, अनएम्प्लॉयमेंट वाला। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना काफी है गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड में ब्लेस यू एंड टेक केयर। चलिए मिलते हैं।